हेलो एवरीवन। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। उस पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे यह कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इस पर दो पिंड रखे हुए हैं, एक एम द्रव्यमान का, दूसरा भी एम द्रव्यमान का। अब इन ओरिजिन ओ से पहले पिंड की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा दूसरे से पिंड की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो ये कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कल बताया था। पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। यहाँ पर हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है? r1 इक्वल टू 2 दे रखा है, r2 इक्वल टू 6 दे रखा है, m1 इक्वल टू m और m2 इक्वल टू भी m। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। r वेक्टर इक्वल टू m 2m 2m प्लस 6m अपॉन m प्लस m। हमें यहाँ पर दो पिंड दिए हैं, दो पिंड के मास दिए हुए हैं और दो ही की दूरी दी हुई है। अगर यहाँ पर 3 पिंड होते, 4 पिंड होते, तो हम उतनी ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। यहाँ पर 6 और 2 8m और 1 और 1 2m। m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, जैसे यहाँ पर कोई दूरी है, ये एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है, एक पिंड ये रखा है, एक पिंड ये वाला रखा है। इसका मास m तथा इसका मास m अपॉन 10 है और इसके बीच की दूरी बिल्कुल सेम रखेंगे हम। इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तब इसका यहाँ सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। हम यहाँ पर दो पिंड हैं तो हम दो ही बार फॉर्मूला लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। m1 1 m 2m प्लस 6m अपॉन 10 m प्लस m अपॉन 10। इसका सॉल्यूशन आएगा 20 और 6m 26m अपॉन 10 अपॉन 11m अपॉन 10। इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर इक्वल टू 26m अपॉन 11m, m से m कैंसिल। पोजीशन वेक्टर इक्वल टू 26 अपॉन 11। यह हमारा इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सेंटर ऑफ मास 2.3 के समथिंग आएगा। यही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, जिस पर पूरे पिंड का जो वेट होगा इसी पर रुका हुआ होगा, इसी पॉइंट पर। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि m द्रव्यमान का किसी कण पर F बल कार्य कर रहा हो, m द्रव्यमान का कोई कण पर F बल कार्य कर रहा हो तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू dP अपॉन dt। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू d अपॉन dt mb वेयर P इक्वल टू mb। यदि कण पर संपूर्ण बाह्य बल शून्य के बराबर हो तब F इक्वल टू 0, तब dP अपॉन dt इक्वल टू F इक्वल टू 0। dP अपॉन dt इक्वल टू 0। P इक्वल टू, तब क्या होगा? जब dP अपॉन dt भी 0 होगा तो P इक्वल टू mb इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यह इस कॉन्स्टेंट होंगे। इक्वेशन नंबर 2। अर्थात यदि एक कण पर बाह्य बल कार्य न हो तो उसका रेखीय संवेग भी कांस्टेंट रहता है या संरक्षित रहता है। यदि रेखीय संवेग यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। यदि किसी कण पर बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तब उसे उसका रेखीय संवेग कांस्टेंट या संरक्षित रहता है। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। परंतु न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? F12 इक्वल टू माइनस F21। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि दो कणों के निकाय में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। F12 प्रथम कण पर तथा F21 द्वितीय कण के द्वारा बल लगाए हुए हैं। द्वितीय कण पर प्रथम कण के द्वारा बल लगाया है। F12 इक्वल टू dP1 अपॉन dt तथा F21 इक्वल टू dP2 अपॉन dt। इसमें P1, P2 फर्स्ट व सेकंड पार्टिकल्स के
रेखीय संवेग है, तब dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt इक्वल टू 0। dp1 प्लस dp2 इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेट करने पर या समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dp1 प्लस dp2 इक्वल टू 0, तब p1 प्लस p2 इक्वल टू कांस्टेंट। यदि किसी कण समुदाय में कण आपस में प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहे हैं, यदि कणों के संगत रेखीय संवेग क्रमशः p1, p2, p3, pn है, तब इस बॉडी का संपूर्ण संवेग p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस डेट डैश डैश pn होगा। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। इस समीकरण का अवकलन करने पर dp अपॉन dt इक्वल टू p1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt प्लस डेट डैश डैश dpn अपॉन dt। पूरी इक्वेशन का हमने डिफरेंशियल कर लिया। अब क्या लिखा हमने, f इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 fn। यहाँ पर f इक्वल टू क्या है, dp अपॉन dt, तो हमने इस रूप पे लिख लिया, जिसमें f1 f2 डैश 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 fn क्रमशः m1 m2 डैश 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 mn द्रव्यमान के कणों पर बल प्रदर्शित करते हैं। कणों पर बल या फोर्स प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू dp अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन डी p1 प्लस p2 प्लस डैश 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 pn। इक्वेशन नंबर 7, यदि बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है, तब dp अपॉन dt इक्वल टू 0, या कह सकते हैं हम p इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात p1 प्लस p2 प्लस डेट डैश डैश pn इक्वल टू कांस्टेंट। अतः यदि किसी कणों के समुदाय पर अगर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका संपूर्ण रेखीय संवेग नियत या कांस्टेंट रहता है या संरक्षित रहता है। यही कणों के समूह के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है।